यस, सो कुछ भी क्वेरीज आएगी, विल टेक ऑल द डाउट्स इन द एंड. सो दिस इज अ प्राइवेट इक्विटी बुकलेट दैट विल बी अपलोडेड. सो बेसिकली व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी? Don't tell that equity that is private is called private equity. Yes or no? Yes. Kaushik, do you Simple. want us to like unmute ourselves and talk, or should we just text? Yeah. Because I've explained kar rahe ho. We No, don't no, want to disturb you. see, that's fine. But if I'm interacting, definitely feel free to answer so that it becomes more interactive. Otherwise, मैं भाषण देते रहूंगा, आपको घंटा कुछ नहीं समझ में आने वाला इसमें. Right. So simple. Shark Tank देखा है किसी ने? I think देखते हैं बहुत लोग. Yes. Yes, no, yes, great. Similar है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे. So there are 3-4 terminologies which I want you to understand. One is the VC, venture capitalist. One is the private equity, right? So ये VC का concept पता है? नहीं पता होगा बहुतों को. Simple मैं बता दूं. Yes. तो बैंक हमने सब आज बैंक से ट्रांजेक्शन किया, राइट? हमारा सबका बैंक अकाउंट है. तो बैंक क्या करती है? जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक में रखते हैं या जो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, बैंक उनको इंटरेस्ट देती है. फिर बैंक क्या करती है? लोन देती है, राइट? लोन किसको देती है? किसी को भी. तो बैंक यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या पैसे रखती है लोगों की, और दूसरा पैसे डिपॉजिट कर देती है, लोन पे दे देती है. यहाँ से जो इंटरेस्ट आया और यहाँ जो इंटरेस्ट इनकम दिया, बीच का डिफरेंस स्प्रेड होता है, राइट? दैट इज देयर बैंक्स प्रॉफिट. कोर बैंकिंग ऑपरेशंस यही है बैंक का. Yes. सिमिलर कॉन्सेप्ट है प्राइवेट इक्विटी का. What private equity does? Private equity एक कंपनी फॉर्म होता है, सपोज पी एबीसी पी, राइट? एबीसी प्राइवेट इक्विटी. वो क्या करेगा? पैसे लेगा. किससे लेगा? वो पैसे लेगा बड़े बड़े लोगों से, अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स. एचएनआई का आपने कॉन्सेप्ट समझा? डू यू नो एचएनआई? Yes. राइट. जैसे सीए के जितने आज टीचर्स हैं सब एचएनआई है. तो उनसे पैसे लेगा. कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेगा, एलआईसी या फिर कुछ और बैंक्स वगैरह से नहीं लेगा, कुछ और लोगों से पैसे उठाएगा. तो व्हाट प्राइवेट इक्विटी डज? इट पूल्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव एंड इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट कंपनीज एंड जनरेट रिटर्न्स, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बेसिक प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करता है? यस, नो? Simple. Pool investments into a vehicle, that is called private equity. Invest into multiple small companies A, B, C, D, E, F, G. Small companies में invest करेंगे आज year 1 में, year 5 में कुछ रिटर्न आएगा. कुछ रिटर्न में से हम इनको वापस कर देंगे जिनसे उठाए हैं. जो बच गया वही मेरा पूरा प्राइवेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, राइट? सोड़ा सिंपल. और ये लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में. इंडिया 113 सबने पढ़ा है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट. Yes. स्किप तो नहीं किया था एफआर में? नहीं. ग्रेट. उसमें 3 कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट्स थे, L1, L2, L3. कोई बता पाएगा L1 में क्या आता है? यस, नो? लेवल 1 इन्वेस्टमेंट्स, लेवल 2 इन्वेस्टमेंट्स, लेवल 3 इन्वेस्टमेंट्स. इंडिया 113 सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर में था. I mean, correct me. I remember how we used to measure the equity. Yeah, how we used to get the fair value of an equity share. तो एक ऑप्शन था जब हम मार्केट में प्राइस निकालते थे as it is. राइट. से एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा है. राइट. दोस वैल्यू आर इजीली अवेलेबल. भव्य एकदम करेक्ट. सो किसका वैल्यू इजीली अवेलेबल है? जो शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में. एकदम समरी में मैं बताऊं, इंडिया 113. बिकॉज जब आप प्राइवेट इक्विटी आईबी में जाओगे ना, आपको एक चीज करना पड़ेगा, वैल्यूएशन. यस और नो? वैल्यूएशन इज अ प्रोफाइल. सीए प्रोफाइल भी है वैल्यूएशन. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हम लोग वैल्यू करते हैं कंपनी को. आज जोमेटो का कितना वैल्यू होना चाहिए, दैट इज वैल्यूएशन. टॉपिक पे आ जाते हैं. सो लेवल 1, बस एक बार नोट कर लो, लेवल 1 इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. मैं बोलूं तो जिसके सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अवेलेबल है. कि ये वर्ड आपने पढ़ा था, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स? हाँ ना, पढ़ा था. सो सिंपल है, प्राइवेट इक्विटीज आर नॉट लिस्टेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज. मतलब ये L1 इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. L1 इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी पूरी आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. L2 इन्वेस्टमेंट्स आर हाइब्रिड, जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. लाइक मैं बताऊं, L1 का बेस्ट एग्जांपल होता है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स L1 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसे डालता है. हेज फंड का आपने कॉन्सेप्ट सुना है? हेजिंग करना, फोरेक्स, एएफएम, सबसे टफ पेपर. यस, हेज.
तो हेज फंड्स होता है L2 कैटेगरी का होता है, दैट मींस दे आर हाइब्रिड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, कुछ नहीं है, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो वैल्यूएशन प्रोफाइल में जो जाना चाहता है ये बात याद रखना, L1 कैटेगरी को वैल्यू करना सबसे इजी होता है, L2 थोड़ा मुश्किल है, L1 तो सबसे डिफिकल्ट है। L1 इज प्राइवेट इक्विटी फंड्स, राइट। उसका कोई भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सिंपल है, प्राइवेट इक्विटी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी, मृत्युंजय एक्सप्लेन, तो आप बोलोगे प्राइवेट इक्विटी refers to an investment in companies in especially in L3 categories where information is not available and where investment is done by HNIs and institutional investors for a profit। सिंपल है। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ करेंगे? शेयर्स विच आर नॉट लिस्टेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज, राइट, मतलब प्राइवेट काइंड ऑफ कंपनीज। अगर आज मैं बोलूं, आपने सर्वम एआई का नाम सुना है? सर्वम एआई, तो समझो कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो छोटा स्टार्टअप है, राइट, अभी तक आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, वो आने वाले 2-3 साल में आप सुनोगे जब वो सीरीज बी, सीरीज सी और आईपीओ की तरफ जाएंगे, राइट। तो प्राइवेट इक्विटी कहाँ पैसा डालती है? वहीं पैसा डालती है जो छोटी स्टार्टअप कंपनीज होती है, जस्ट अभी अभी नहीं बनी है, राइट। पैसा कहाँ से आएगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पेंशन फंड, फैमिली ऑफिस वगैरह होता है। आपने सुना होगा सबके फैमिली ऑफिसेज होते हैं, राइट। आजकल क्या इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना, जैसे अमन गुप्ता जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अपने फैमिली ऑफिस से करते हैं। तो व्हाट दिस पीपल डू इज दे पीपल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, 50 और 100 करोड़ रुपए लगभग वो अपने फैमिली ऑफिस में पार्क कर देते हैं कि यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करो एंड जनरेट रिटर्न्स एंड अल्टीमेटली एग्जिट करो एक प्रॉफिट में। सिंपल कॉन्सेप्ट बैंक वाला ही है इसमें, करेक्ट। सो पैसा पी फंड उठाएगा, सपोज पी फंड का मैं नाम लेता हूँ आज के लेन, एग्जांपल है के लेन, राइट। पैसा जिससे मिला है दैट आर लिमिटेड पार्टनर्स, एलपी बोलते हैं इसको, अभी हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे। जो मैनेज कर रहा है उसको जीपी बोलते हैं, जनरल पार्टनर्स, और जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स है। फिर वहां से रिटर्न आएगा, कुछ यहाँ रख लेंगे, कुछ अपने एलपीज को रिटर्न दे देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है प्राइवेट इक्विटी। सो बेसिक्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी सिंपल है। अब ये पूरा इकोसिस्टम क्या था जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, अब उसी के अलग अलग पार्ट्स। बोलो एलपी कौन हो गया? लिमिटेड पार्टनर्स, नाम से समझ में आ रहा है लिमिटेड है, यस यस। तो ये क्या, इन्वेस्टर इन द फंड है, मतलब एक फंड बनेगा, फंड का नाम क्या है? एग्जांपल में के लेन, के लेन में इन्वेस्टर ने पैसे डाला, पैसे में उसको कोई मैनेजमेंट में नहीं है, वो बस खाली पैसे देगा आपको, आप उसको रिटर्न ला के दो। कहाँ से लाना है, क्या लाना है, आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? हु इज द लिमिटेड पार्टनर्स? जो एचएनआई है वो लिमिटेड पार्टनर है इस केस में, यस और नो? यस। बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मेरे को, कोई है सेशन में? नहीं है, देख भी रहे हैं आप लोग? देख रहे, देख, गुड गुड, अभी तक समझ रहे हो तो दैट इज ग्रेट। सो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फंड का नाम है के लिए, लिमिटेड पार्टनर्स हो गए, राइट। दीज आर जस्ट इन्वेस्टर्स, ये लोग बस आपको पैसे देंगे, इनको मैनेजमेंट में नहीं आना है, राइट, इनको डेली बेसिस पे नहीं, इनको अपना रिटर्न चाहिए, इनके पास पैसे बहुत होते हैं, करेक्ट। अब आता है जनरल पार्टनर जो फंड को मैनेज करता है, राइट, फंड का डे टू डे अफेयर्स, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आपने इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का रोल सुना है? हाँ सुना है। सुना है, राइट। आपने केकेआर का नाम सुना है? कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, यूएस वाला केकेआर, नहीं। ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन, हाँ। Yes, sir. सुना? तो दीज आर द बिग पी फर्म्स। मैं बताऊं, ब्लैकस्टोन का ऑडिट डिलॉयट के पास था, आई हैव पर्सनली नॉट डन इट बट मेरे कलीग्स करते थे। तो ब्लैकस्टोन का लगभग 250 उसके अंदर सब फंड्स है, दे मैनेज एसेट्स वर्थ आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। सो ब्लैकस्टोन क्या करता है, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ये ब्लैकस्टोन में पैसा डालते हैं, ब्लैकस्टोन जाके ए बी सी डी कंपनी में पैसा डालता है, रिटर्न आता है, उनको लौटा देता है और कुछ अपना प्रॉफिट रख लेता है, ठीक है। तो ये जो पैसा देते हैं वो लिमिटेड पार्टनर्स, ब्लैकस्टोन का जो मैनेजमेंट है उसको जीपी बोलेंगे, जनरल पार्टनर्स, राइट। पोर्टफोलियो कंपनी क्या होगा? जो टारगेट कंपनी है, सपोज जिसको पैसा दे रहे हैं, जिसको एक्वायर कर रहे हैं। पी फंड में 100% स्टेक भी खरीद सकते हैं, कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डील, राइट। तो इसमें सीए का बहुत सारा एंगल है, सीए प्राइवेट इक्विटी में काम कर सकता है, सीए वैल्यूएशन में काम कर सकता है, सीए कैन बी ए जीपी, जनरल पार्टनर सीए हो सकता है, हु इज मैनेजिंग द फंड्स। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये कैसे बताओगे? कैलकुलेशन करोगे क्या कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सीए का रोल पूरा इकोसिस्टम में हर जगह है,
इट डिपेंड्स आप कहाँ अभी फिट बैठते हो, बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन योर रैंक एंड बेस्ड ऑन एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब कुछ नहीं है, बेसिक एक्सप्लेन हो गया ना, अब बहुत सिंपल है पीई का कॉन्सेप्ट, है ही नहीं कुछ। ठीक है, जनरल पार्टनर जो फंड मैनेज करता है, इसको एक मैनेजमेंट फी मिलता है मैनेज करने के लिए, प्लस इसको प्रॉफिट्स मिलता है जिसको कैरिड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे देखो केकेआर, ब्लैकस्टोन, साइरस कैपिटल और भी बहुत सारे कैपिटल हैं जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं। पोर्टफोलियो कंपनी ये सब ठीक है, एएफएम का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप लोगों को पता है, आपका दोस्त कोई है जो गोल्डमैन सैच में जॉब करता होगा, एवेंडस कैपिटल में होगा। इन्वेस्टमेंट फंड्स, गोल्डमैन का नाम सुना है? यस, सुना है? नाम सुना है सर। राइट, सो वो क्या करती है, एडवाइस करती है ये डील में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सपोज एक के लेन में मैंने क्षितिज को इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रखा कि क्षितिज ये लो मेरे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए, इसको इन्वेस्ट करो। क्षितिज जाएगा गोल्डमैन सैच के पास कि हम ये एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोल्डमैन सैच उसका डील में उसको एडवाइस देगा। दीज आर आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट। अब सीए का क्या रोल है इसमें? आइदर यू कैन बी इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, right, you can be in due diligence, reporting, IRR tracking and anything, right? So पूरा इकोसिस्टम में there are jobs for you, depends on कहाँ आप फिट बैठते हो। अब इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, रिटर्न भी आएगा, वो कब आएगा तो उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। पी फंड का लाइफ साइकिल जनरली जो मैंने देखा है 10 साल का होता है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए, तो 15 का हो सकता है मैक्स। 10 साल में क्या होता है, फंड लिक्विडेट हो जाता है, फंड बंद हो जाता है, पैसे आए, रिटर्न रखा, सबको चला गया, सिंपल कंसेप्ट है। तो ईयर 0 to 1 में क्या होता है, फंड रेज होता है, जीपी मार्केट से पैसा उठाता है, राइट। ईयर 1 to 5 में इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनीज को खोजेंगे कहाँ पैसा लगाना है। और ईयर 5 to 7 में रिटर्न्स का जनरली होता है, राइट। सो पी फंड क्या है, वो पैसा दिया, कंपनी बड़ी हो गई, कंपनी ग्रो कर गई, मैनेजमेंट हुआ, एक्विजिशन हुआ बहुत सारा, फिर 5 to 10 ईयर्स में एग्जिट फेज या आईपीओ आ जाएगा। जेप्टो का भी कौन सा स्टेज चल रहा है? यस, कौन बताएगा मेरे को, जेप्टो का भी कौन सा स्टेज में होगा? व्हाट डू यू थिंक? ईयर 5 to 10। 5 to 10 आईपीओ उसका जैसे ही आएगा, कुछ IPO ऑफर फॉर सेल आएगा, आपने ऑफर फॉर सेल लॉ में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शेयर बेच के पैसे कमा लेते हैं। यस और नो, लेंसकार्ट में भी हुआ था। यस। तो क्या हुआ, लेंसकार्ट 2010 से कंपनी बनी है, तो उसमें कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं 2010 15 14 ऐसे करके 2020 25 तक। अब वो लिस्ट हुआ तो जो कुछ कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो एग्जिट ले लिए आईपीओ के थ्रू। उन्होंने 15 साल में अपना पैसा बना लिया लेंसकार्ट में, उनको रिटर्न मिल गया। यही पूरा कॉन्सेप्ट है प्राइवेट इक्विटी। और ईयर 10 में फंड वाइंड अप हो जाता है, एसेट डिस्ट्रीब्यूट होकर डिसॉल्व हो जाता है। तो क्लास 11 में जो आपने अकाउंटिंग पढ़ा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब पढ़ा था ना क्लास 11 सीबीएसई आईएससी बोर्ड में, यस। उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग यहाँ पे बनाते थे, राइट। सिंपल। अब ये स्ट्रेटेजीज है, मैं स्ट्रेटेजीज पे बहुत ज्यादा नहीं टाइम स्पेंड कर रहा, जस्ट एक बार आप रिव्यू कर लो, गो थ्रू कर लो। एलबीओ ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर कैन आस्क व्हाट इज अ लिवरेज बायआउट, आपको पता होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज में लोगों को नहीं पता होता है। व्हाट लिवरेज, सीए इंटर एफएम में भी था, उसका चैप्टर आता था पूरा, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते थे आप लोग। याद आया कुछ? यस। यस सर। फॉर्मूला के हद तक याद किया था। राइट राइट, याद आप लोग को सब है, बस अब उसको प्रैक्टिकली हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। सो लिवरेज बाय आउट क्या होता है, जब यू आर यूजिंग डेट टू बाय आउट ए कंपनी, राइट। इक्विटी के थ्रू नहीं, डेट के थ्रू करना, इन्वेस्टमेंट थ्रू रेजिंग डेट। यस प्रज्वल, वेरी राइट। टारगेट कंपनीज मतलब हो गया टारगेट जिसको एक्वायर कर रहे हैं, तो वो स्टेबल कैश फ्लो जिसके पास है उसको करते हैं। आईआरआर सबको पता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यस। एक्स आईआरआर का किसी को मतलब पता है, एक्स आईआरआर? Yes, if we like reinvest the returns that we're getting and then उस पे XIRR एक साथ कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली Right, मतलब एसआईपी जो के केस में होता है क्योंकि आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो उसके बेसिस पे रिटर्न जो कैलकुलेट होती है वो एक्सआईआरआर होती है। ठीक, करेक्ट सर, करेक्ट। तो रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती है मैं बता दूं। वी आल्सो 100 करोड़ इन आवर स्टार्टअप। तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स डेली बेसिस पे सेल परचेज होते रहती है, राइट। उसको एनालाइज करने के लिए एक्सआईआरआर यूज करते हैं। दैट इज, मैं बताऊं ये सब सिंपल सिंपल टर्म्स, इंटरव्यू में आप लोग घबरा जाते हो। डिफरेंस बिटवीन आईआरआर एंड एक्स आईआरआर, मत बोल देना कि खाली एक्स का डिफरेंस है, राइट। ठीक है,
वेंचर कैपिटल आपको पता ही है, लिवरेज उसमें कुछ नहीं है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में होता है। लेंसकार्ट में जो 2010 में पैसा डाला था, वेदर इट वाज मासासान, आपने इसका नाम सुना होगा, मासासान किसका, सॉफ्ट बैंक का, सॉफ्ट बैंक का नाम सुना है आपने? यस। बहुत नहीं सुना तो मैं बता दूं, बहुत बड़ा इन्वेस्ट वीसी कैपिटल फंड है। मासासान उनके वो चीफ है, जापान से है वो, राइट। अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं, इनका टारगेट होता है 3 to 10x ऑन कैपिटल बना दो। मतलब अगर 10 करोड़ रुपए आज डाला है, 3-4 साल में मैं 30-40 करोड़ रुपए बना दूं। एमओआईसी होता है मल्टीपल्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, दिस टर्मिनोलॉजीज। एमओआईसी मल्टीपल्स ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने सपोज 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, राइट, और मेरे को 5x चाहिए, तो मेरा एमओआईसी कितना हो गया? यस, 500। 500 करोड़, सिंपल है। इसका भी मैंने फॉर्मूला वगैरह सब इसी में डाल दिया है। तो जो आईबी का भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, कुछ नहीं, 20 पेज का है, हार्डली आधा घंटा लगेगा आपको। डिस्ट्रेस सेल होता है जब कंपनीज बंद हो जाती है, राइट। आपने सुना होगा इकॉम एक्सप्रेसवे का, फिर बहुत सारी हाँ, कंपनी जो उसे इन दिनों बंद एक्वायर हुई किया है, गया था। एक्वायर किया गया था। तो ये डिस्ट्रेस सेल में होता है जब कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पी मतलब हो गया जो अडानी जी का फेवरेट टॉपिक है, एयरपोर्ट, रोड, यूटिलिटीज, ये सब में। तो ये सब कैटेगरीज है कहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं, राइट। क्रिटिकल मैट्रिक्स मैंने आपको ऊपर ही बता दिए, आईआरआर कॉन्सेप्ट क्लियर है। एमओआईसी आपने देख लिया, डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल है कि आज अनुपम मित्तल ने अगर एक इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए डाला एक कंपनी में, सपोज सेफ सेज बोल के क्रेडिट कार्ड की कंपनी 1 करोड़ रुपए डाला, और 2 साल बाद वो 5 करोड़ में उसको बेच देते हैं शेयर को, तो उन्होंने 5x बना लिया, करेक्ट। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। डीपीआई कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन जितना देते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। आरबीपीआई भी सेम है, अभी समझ लो, मैं बता देता हूँ। तो जो पैसे लगे हैं वो कौन है हमारा, पी फंड में, केलियन में जिसने पैसे डाले, यस, क्या बोलते हैं उसको, एलपी, लिमिटेड पार्टनर्स। पैसे अब उधार लिए हैं तो उसको देने भी पड़ेंगे, राइट। तो पी टर्म है। पैसे जब हम आ रहे हैं तो कैपिटल कॉल होता है, जब पैसे जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे कि कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एलपीज में, तो यही है वो डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल, राइट। रेसिडुअल वैल्यू टू बी पेड इन, जो रिमेनिंग पोर्टफोलियो का पैसा है वो देना, सिंपल, ये टर्म्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, जब आप पी में घुस जाओगे तब आएगा। एक क्विक फॉर्मूला रिकैप एक बार देख लो आप, इसलिए मैंने समरी भी डाल दिया। एबिटा मल्टीपल ये सब आपने एसएफएम में पढ़ा ही होगा, राइट। आप सब इस बार अगर कोई एफएम पास किया तो मेरे को उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, ठीक है। सिंपल क्विक फॉर्मूला हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मैनेजमेंट फी। तो मैंने आपको बताया था प्राइवेट इक्विटी फंड को मैनेज करने के लिए जो जनरल पार्टनर्स हैं, जो फंड को देख रहे हैं, वो क्या चार्ज करेंगे, मैनेजमेंट फी। जैसे इसका नाम है मैनेजमेंट फी, फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे खर्चा। तो एलपी क्या है, बस पैसे देके बैठ गए, एलपी का काम तो और कुछ है नहीं, पैसे लो काम खत्म, राइट। यस। अब क्या होगा, जो जीपी है वो डेली मेहनत कर रहा है इन्वेस्टमेंट खोजने में, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होगा या कुछ और होगा, राइट। तो सैलरीज हो सकती हैं, ऑफिस का रेंट है, ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट है, कोई लीगल एक्सपेंसेस, एग्रीमेंट बनवाना, दिन भर एग्रीमेंट का बहुत कॉस्ट होता है वहां पे, तो वो जीपी का प्रॉफिट नहीं है, उनका ऑपरेटिंग इनकम होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट फी क्या होता है, एनुअल फीस पेड बाय एलपीज टू द जीपीज टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने फंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखा है म्यूचुअल फंड में, अगर कोई एसआईपी वगैरह कर रहे हैं अभी, हाँ, सेम वही है, राइट। एक्सपेंस रेशियो, काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियो, कि कितना एक्सपेंस लग रहा है मैनेज करने के लिए टू फंड, जितना कम होगा उतना बेटर होगा। जीपी जो पैसा है ना मैनेजमेंट फी से नहीं कमाता, वो तो उसका खर्चा हो जाता है मैनेज करने में। जो जनरल पार्टनर्स है वो खर्चा कर, उसका इनकम है कैरिड इंटरेस्ट। सपोज सार्थक है, ही इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनको बहुत नॉलेज है इन्वेस्टमेंट्स में, वो क्या करते हैं, अपने पी फंड खोल लेते हैं, ठीक है, सार्थक पी नाम से, ठीक है, सार्थक पी फंड। अब सार्थक आए मेरे पास की गाइडेंस सेट है, बहुत बड़ा कंपनी हो गया, हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए हम सार्थक को दे देंगे, ठीक है। सार्थक क्या करेगा, 100 करोड़ का 150 करोड़ बना के दे देगा मेरे को, सपोज 2 साल में। तो उसमें से जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से जो सार्थक को मिलेगा वो कैरिड इंटरेस्ट है, राइट। तो मैनेजमेंट फी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टर्म भी है, हाँ ये रहा।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट फी क्या होता है? 2% होता है। जनरली आप पूछोगे तो मेरा कैपिटल का 2% होता है। अब ये बहुत उसके अंदर का बात हो गया, कौन सा कैपिटल है? कमिटेड कैपिटल। मतलब सपोज एक फंड बनाया, आज हमने बोला कि 100 करोड़ का फंड है, राइट, 100 करोड़ रुपए हम दे देंगे, चलो ठीक है, एलपीज ने कमिट कर दिया, बट अभी तो कमिट किया है, क्या पी फंड में पैसा आ गया बैंक में? अभी तक नहीं आया ना, नहीं। राइट। तो पैसा बस कमिट किया, दैट इज कमिटेड कैपिटल। अब सपोज 100 करोड़ में 90 करोड़ ही आता है, दैट इज इन्वेस्टेड कैपिटल, राइट। तो इन्वेस्टेड कैपिटल जब वो, और पी फंड का स्टार्टिंग में क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है, अभी नई नई सेटअप हुई है, ऑफिस वगैरह का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ज्यादा है। जैसे जैसे फंड मैच्योर होती है, खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो लगभग 1.5% के आसपास होता है, और स्टार्टिंग में 2% के आसपास मैनेजमेंट फी होता है ऑफ द कैपिटल, बस, ठीक है। इसका सिंपल एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। फंड साइज में बोल रहा हूँ 5,000 करोड़ का है, 10 ईयर का फंड है, 2% देंगे इन्वेस्टमेंट पीरियड में, 1.5% देंगे उसके बाद, ठीक है। तो 5,000 करोड़ का ईयर 1 to 5 में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट में 2% हो गया, तो 500 करोड़ का मैनेजमेंट फी हो गया पहला 5 साल। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड, 5 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड था तो मेरा हो गया। अब ईयर 6 to 10 मेरा क्या है? नॉन इन्वेस्टमेंट पीरियड है, तो वहां कितना देना है? 1.5% देना है। 5,000 करोड़ का 1.5% हो गया फॉर 5 years, तो 375 करोड़ हो गया। तो टोटल मैनेजमेंट फीस कितना हो गया फंड में? 875 करोड़, राइट। ये 1.75 होगा। अब एक बात हुआ कि 5,000 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब उसमें से 875 करोड़ तो मेरा मैनेजमेंट फी हो गया। तो रियल इन्वेस्टमेंट्स मैं कितना कर सकता हूँ? मैक्सिमम जितना बच गया उतना ही कर पाऊंगा। यस, यस और नो? यस। यस, यस, यस। कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स ले लेते हैं। समझ में आया? मैनेजमेंट फी क्या है? फंड का एक्सपेंसेस है। तो अगर मेरे को कोई बोलता है 5,000 करोड़ रुपए हम आपको दे रहे हैं, लेकिन 800 करोड़ तो आपका फंड चलाने का खर्चा है, डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल लो इसको आप। तो इफेक्टिव कैपिटल डिप्लॉय कितना किया आपने? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू डिप्लॉयड? 4,200 करोड़ को, राइट। जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, ये वही है, right? ये क्विक इंसाइट है कि एलपी क्या करता है? ऑफिस नेविगेट करता है ताकि वो ऑफसेट कर दे मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट फी ऑफसेटिंग ना बहुत, मैं बताऊं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा कि अगर डील से पैसा कम मिलेगा तो हम आपका मैनेजमेंट फी घटा देंगे, राइट। तो ये जीपी को फिर प्रेशर रहता है कि उसको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि वो पैसे लेके बस पैसे रिटर्न नहीं दे पा रहा है एलपीज को, बिकॉज एलपी इज हियर जस्ट टू गेट द रिटर्न्स, राइट। तो मैंने क्विक एग्जांपल रोल डाले हैं, तो ये आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है टू एनहांस योर नॉलेज। सिर्फ एक क्वेश्चन था कौशिक, कैन आई या क्षितिज, गो अहेड। कैन यू स्क्रॉल अप फॉर द फर्स्ट एग्जांपल? या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड व्हिच मींस जो आपका टोटल अमाउंट है, लेट्स से 4.125 सीआर, सॉरी 4,125 सीआर, ये सिर्फ ईयर 1 to 5 में ही इन्वेस्ट होगा? नहीं, ये अज्यूम है, ये सिंपल एग्जांपल्स है जो आपको अगर ऐसे रियल लाइफ में आपको बता देता है फ्रेंड कि ईयर 1 में सेटअप हुआ है, तो ईयर 1 में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ईयर 2 से किया हुआ है, राइट। तो These are इन for शॉर्ट मेरे पास examples. वो 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए 10 साल है टोटल, राइट? आप ईयर 1 में भी कर सकते हो, ईयर 2 में भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, डील मिलने पे है। एक तो मेरे को अच्छी कंपनीज खोजनी पड़ेगी जहां मैं अपने पैसे डालूं, राइट। अब अच्छी कंपनी मिल गई, उसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनसीआर से है तो जिप इलेक्ट्रिक अभी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, दे हैव रेज्ड गुड फंड्स एंड दे आर डूइंग गुड बिजनेस। तो उसको डिपेंड करता है पी इन्वेस्टर्स के, वो कितना पैसा इसमें डालना चाहता है। पहले क्या होता है मैं बताऊं कॉन्सेप्ट, यही जो पी एनालिस्ट का काम है ना, ये लोग फ्रंट एंड पी इसी को बोलता है कि किसमें कितना पैसा डालना है। तो जो रैंक 1 2 3 होते हैं जनरली यही वाला पी में काम करता है। सपोज वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैसे डालेगा, जैसे इन्फो एज था, जोमेटो में वो 86 या 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है कि ठीक है पहले 5 करोड़ ले ले, 5 करोड़ लिया, 6 महीना देखा हाँ बिजनेस तो हो सकता है, लड़का अच्छा कर रहा है, और 10 करोड़ ले ले। ऐसे करके अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, राइट। मान लो आप 100 करोड़ एक ही बार में डाल दिया और वो चला नहीं, तो आपका तो 100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया ना। अंडरस्टैंडिंग? राइट। सो अक्रॉस द पीरियड, राइट, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अनुपम मित्तल इसमें बहुत चैंपियन आदमी है।
उनका 200-250 करोड़ का 200-250 इन्वेस्टमेंट्स में कंपनीज में पैसे डाले हुए इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें से हार्डली मैं बता रहा हूँ 5 या 7 उनके बहुत अच्छे चले हैं जिसमें उनको 100x रिटर्न आ गया है। ओला है, रैपिडो है, लीसियस आई थिंक था। तो वो जो उससे रिटर्न आया और जिसमें लॉस हुआ ना, वो सेटअप होके भी उनको बहुत सारा रिटर्न बच गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीई इन्वेस्टिंग। Okay, understood. प्रैक्टिकल एग्जांपल ये सब देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, कमिटमेंट कैपिटल। मैंने बता दिया कैपिटल खाली मुंह से बोल दिया, अभी तक बैंक में नहीं आया, दैट इज कमिटमेंट। ठीक है, हो सकता है ना भी हो। इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल आपके बैंक में मैंने डाल दिया, अब आपको जो करना है उसका करो, सिंपल। ठीक है। इकोनॉमिक समरी है कि जीपी अगर 5,000 करोड़ का फंड है तो उसका 2 इनकम है जीपी के लिए, एक मैनेजमेंट फी, एक कैरिड इंटरेस्ट। और ट्रांजेक्शन फी वगैरह तो ये डील वाले ले लेते हैं, जो जैसे आपने सुना होगा ये केपीएमजी की एडवाइजरी है, राइट। केपीएम ईवाई का अपना एक पार्थेनॉन बोल के डिवीजन है, एडवाइजरी डिवीजन, इफ यू डोंट नो मैं बता दूं आपको। तो बिग फोर्स भी ये सब एक्विजिशन में बहुत भी एग्रेसिव हो गए। लाइक माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स इन केपीएमजी पी एमएनए डील्स, तो वो मेरे को बताते रहते हैं जो एक्विजिशन होता है। ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज यू हियर। तो ये 1 से 2% ऑफ डील वैल्यू होता है। अगर 5,000 करोड़ का डील है तो उसको 2% मिल जाएगा। और एक मॉनिटरिंग फी होता है कि परफॉर्मेंस मतलब पोर्टफोलियो मॉनिटर करने का क्या खर्चा है, राइट। मेन प्रॉफिट्स यहाँ से होता है, दैट इज कैरिड इंटरेस्ट, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पी। मैं बताऊं जो 10-10 साल से भी आज प्राइवेट इक्विटी में काम कर रहे हैं, उनका भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब उनको भी डर लगता है, आप समझ लो। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा भी ना, तो यू आर माइल्स अहेड ऑफ देम। मैनेजमेंट फी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? कितना परसेंट हो सकता है मैनेजमेंट फी जनरली, कोई अगर आपसे पूछेगा? 4-5 years में 2% और फिर 1.7। जनरली आप बोलो 2%, 2%. रेस्ट इट डिपेंड्स। अच्छा, दैट इज अ परफेक्ट इंटरव्यू आंसर, राइट। और ये पूरा डील होता है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक होता है, राइट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो लगाएगा नहीं, क्योंकि फंड्स हो सकता है फॉरेन के हो। तो इनको एलपीए बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप अरेंजमेंट या एग्रीमेंट, व्हाटएवर, एलपीए। तो वो फंड कैसे चलेगा, आज ब्लैकस्टोन कैसे चलेगा? ब्लैकस्टोन का अपना एक एलपीए होगा जिसमें स्टार्टिंग एंड टू लेके एंड डॉक्यूमेंट्स वो लिखा रहता है। And उनका एलपीए बहुत ह्यूज होता है, राइट। मतलब दे आर अराउंड 400-500 पेजेस। अब यहाँ पे एआई लगा के यू कैन यूज द समरी, जो ऑडिट हम लोग करते हैं उसमें ये एआई का यूज केस है, ठीक है। कैरिड इंटरेस्ट एंड वाटरफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। वाटरफॉल का नाम आपने लॉ में भी सुना होगा जब आपने आईबीसी पढ़ा होगा, अगर किसी का लॉ था, या अकाउंट्स में आई थिंक वाटरफॉल आपने देखा होगा, नाम सुना है खाली? नहीं। नहीं, एक्चुअली लॉ भी हमारा स्पॉम था तो फिर। अच्छा, स्पॉम, फिर ठीक है। देखो ये मैंने पढ़ा था, आईबीसी में हमारे क्वेश्चन आता था। सो कैरिड इंटरेस्ट क्या है ना, हमने कॉन्सेप्ट सिंपल समझा हुआ है कि ठीक है हमें 5,000 करोड़ के लेन में मिले हैं, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है, अब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया है, राइट। अब उस रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलेंगे। किसको कितना मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, कैसे मिलेगा? वो कैरिड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो एलपीए में लिखा रहेगा आपका। जनरली इट्स 20% टू जीपी। मतलब अगर आपने 100 करोड़ रुपया, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट फी को इग्नोर कर दूं, 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, आपको वहां से 150 करोड़ आए, तो 50 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट्स आया। 50 में जनरली 20%, 10 करोड़, उसका भी एक कैलकुलेशन है अब बहुत सारा, अराउंड उतना फिगर जीपी रख लेगा अपने पास, और बाकी 40 करोड़ एलपी को दे देगा कि ले भाई तेरे पैसे। तो जीपी अपना स्किल को यूज किया। क्या स्किल है, कहाँ राइट इन्वेस्टमेंट है। जैसे जोमेटो में जो इन्वेस्टमेंट था इन्फो एज का, उससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट मैंने आज तक नहीं देखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। At 86 करोड़ इज नाउ अराउंड 40,000 करोड़ इन्फो एज का जो स्टेक है जोमेटो में। तो जब ये मान लो जब कभी डाइल्यूट करेगा वो, तो उसमें से 20% तो उसका जीपी को भी मिलेगा, राइट। राइट। कुछ आई हैव ऑलरेडी शेयर द पीडीएफ विद यू इन द डाटा पैकेट। एक बार आप डाटा पैकेट मेरा खोल तो लो, ठीक है। तो मैनेज, कोई आपसे पूछता व्हाट इज 2 and 20, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन एक होता है, लोग पूछते हैं 2 and 20। 2 बताओ क्या था अपना, मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट फीस। 2 इज मैनेजमेंट फी, करेक्ट। एंड 20 क्या था अपना, कैरिड। राइट। जीपी को क्या मिलता है 2 and 20 इन जनरल, बाकी एलपीए बताएगा। तो 2% इज द स्टैंडर्ड मैनेजमेंट फी, 20% इज द कैरिड इंटरेस्ट, ठीक है। कैरिड प्राइमरी वेल्थ क्रिएटर होता है पीई प्रोफेशनल्स के लिए। अब वो कैसे मिलेगा, उसका वाटरफॉल अरेंजमेंट है। तो ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, आप लोग को एक बार सेल्फ स्टडी करना चाहिए।
वाटरफॉल का सिंपल है, पहला तो रिटर्न ऑफ कैपिटल। दोस्तों ओरिजिनल हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे हैं, 100 करोड़ रुपए हमारा गया, 150 आ गया, राइट। 100 करोड़ इन्वेस्ट करके 150 हमने कमाया। MOIC क्या हुआ, 1.5x, विच इज डिसेंट, खराब नहीं है अगर 1-2 साल में होता है तो। रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो जो ओरिजिनल 100 करोड़ है पहले वो LP को लौटा दो, ठीक है, उसमें कोई GP का हाथ नहीं है, कौन पे करेगा, LP के पास जाएगा। तो 100 करोड़ गए, खत्म हो गए, बचा कितना अपने पास अब फंड में, हाउ मच अमाउंट वी हैव, 50 करोड़, यस, ग्रेट। अब उस 50 करोड़ में एक हर्डल रेट होता है, प्रेफर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, मतलब इतना तो पहले LP को देना ही पड़ेगा, जनरली 8% होता है अंटिल LP गाइड करे, तो 8% क्यूमुलेटिव रिटर्न पर ईयर उस हिसाब से चला जाएगा। अगर 2 साल का है तो 16% चला जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें कैरिड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक फॉर PE प्रोफेशनल्स एज वेल। फिर GP का एक कैचअप है, सबका कॉन्सेप्ट समझना। LP अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि तेरा कुछ भी हो, मेरे को मिनिमम 8% रिटर्न चाहिए, हर्डल रेट जिसको बोलते हैं, प्रेफर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, फिर कैचअप होता है कि एक बार जब LP का हर्डल पार हो गया, मतलब मान लो एक बार LP को हमने दे दिया, तो GP अपना वो 20% उसका वो डिफरेंस का कैचअप करता है, ठीक है, और बाकी जो प्रॉफिट्स बच जाएगा वो 80-20 बांट लेगा, अंटिल उसमें क्लॉबैक प्रोविजन है कि नहीं। क्लॉबैक भी एक बहुत खतरनाक चीज है। सो दिस इज द वेरी डिटेल इन PE। अब हम लोग घुस रहे हैं, बेसिक वाला खत्म हो गया, राइट। तो आप लोगों को समझ में आया अभी तक, मेरे को नहीं आया तो वैसे again explain GP catch-up. प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं तुझे एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। यू नो व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी फंड, Yes, yes. Yes. you know what is who is a limited partner, यस, you know Yes. who is a general partner, Yes. you know what is MOIC, multiples on invested capital, Yes. IRR XIRR का डिफरेंस पता है, एक बार आप स्टडी करेंगे, बट हाँ बेसिक तो समझ गया। सिंपल है। IRR जब आप एक डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप महीने की फर्स्ट डेट पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आप IRR कैलकुलेट करोगे। आप अनइवन इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि 1 तारीख को इन्वेस्ट किया, 4 को रिडीम किया, 5 को फिर इन्वेस्ट किया, 7 को रिडीम किया, तो उसको एनुअलाइज करना पड़ता है रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, तो XIRR होता है। एक बार ये आप लोग टॉपिक स्टडी करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Okay. लेकिन ऐसा ना इंटरव्यू पूछे IRR XIRR का डिफरेंस क्या है, बोलोगे X का डिफरेंस है, ऐसा मत करना भाई प्लीज, ठीक है। यू नो व्हाट इज हर्डल रेट, Yes, व्हाट इज yes. मैनेजमेंट फी, Yes. व्हाट इज कैरिड इंटरेस्ट, बेसिक्स तो पता है, कैरिड इंटरेस्ट हाँ होता है, प्रॉफिट होता है, यस, राइट। ये सब हो गया बेसिक्स कॉन्सेप्ट, आपके बहुत क्लैरिटी हो गई। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू हो, प्राइवेट इक्विटी का इंटरव्यू हो, वैल्यूएशन का इंटरव्यू हो, ये सब में आप नहीं फंसोगे। अब दिस इज फुल क्लियर, राइट। वाटरफॉल पे आपने समझ लिया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, पूछो वाटरफॉल क्या होता है, मत बोलना नाइग्रा हिल्स। Right. यस, ठीक है। तो वाटरफॉल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो 2 वाटरफॉल अरेंजमेंट होता है टिपिकली, मैं बता दूं, एक अमेरिकन एक यूरोपियन, सबने अपना अपना बना लिया है। इंडिया यूरोप को कॉपी कर लेता है, जैसे हमने IFRS में भी किया है, राइट। तो एग्जांपल ये है कि फंड के पास 1000 करोड़ रुपए थे इन्वेस्टमेंट्स, एग्जिट मिला 2200 करोड़ का, हर्डल रेट है 8% पर एनम, 5 साल का इसमें होल्डिंग था, और 20% कैरी मिलेगा GP को। क्वेश्चन समझ गए आप? यस, Yes. 1000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया ईयर 1 में, ईयर 5 में हमारे पास 2200 करोड़ आ गया, हर्डल हमारा 8% पर एनम दिया हुआ है, और लिखा हुआ है 20% कैरी मिलेगा GP को। तो एग्जिट प्रोसीड हो गया 2200 करोड़। रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले स्टेप 1 वो वाला स्टेप फॉलो करना, ये वाला, इसलिए मैंने स्टेप इसलिए बनवाया है। अगर ये इसको अगर क्लियर कर डाला तो लाइव PE लाइव जिंगल अलग, क्योंकि मेरे को जब मैं डिलॉयट में था ना, मेरे को बहुत इश्यूज आते थे, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम प्राइवेट इक्विटी को हाथ लगाया था, तो उस समय मैंने ये सब अपने नोट्स बना के रखे थे, सीनियर्स वगैरह के हेल्प से ऑब्वियसली, ठीक है। पहला रिटर्न ऑफ कैपिटल हटाना, दूसरा हर्डल हटाना, तीसरा कैचअप देखना, चौथा कैरिड इंटरेस्ट लास्ट में स्प्लिट करना। दिस इज अ स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार आप लोग गो थ्रू करोगे आज। यस, आ जाते हैं एग्जांपल में, जस्ट सेटिंग
सिस्टम है हो गया, हाँ राइट, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. ग्रेट। सो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द एग्जांपल। 2200 करोड़ हमारा हुआ, ठीक है, 1000 करोड़ का कैपिटल, तो 1200 करोड़ अब रिटर्न हो गया। अब ये सारा गेम 1200 करोड़ का है, ये सुन लो। हाँ, Yes. तो 1200 करोड़ में क्या हुआ कॉन्सेप्ट? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 मेरा क्या था, हडल, स्टेप 1 क्या था, रिटर्न ऑफ कैपिटल। स्टेप 1 परफॉर्म कर दिया हमने, करेक्ट। Yes. Yes. करेक्ट। अब स्टेप 2 हमारा क्या है, रिटर्न ऑफ कैपिटल है। तो रिटर्न ऑफ Hurdle. सॉरी, स्टेप 1 रिटर्न ऑफ कैपिटल हो गया, स्टेप 2 अब हर्डल रेट है 8% के हिसाब से 5 साल के लिए। ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, एसएफएम में किया हमने बहुत बार, एएफएम में Yes. yes. 469 करोड़ आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग देखना। हडल के बाद कितना बचेगा, 1200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें से 469 करोड़ तो हडल है, मतलब ये भी एलपी को ही जाएगा कि तुम्हारा 8% का मिनिमम ले, ठीक है। तो 731 करोड़ अब अपने पास बचता है। 731 में मैंने क्या बोला, जीपी का कैचअप क्लियर करेंगे। यस। तो जीपी का कैचअप क्या होता है, 20% ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो 1200 करोड़ का टोटल प्रॉफिट में 20% कितना हुआ, 240 करोड़। करेक्ट। लेकिन एलपी को ऑलरेडी अपना हडल मिल चुका है जो 469 करोड़ है, Right. राइट। तो उसका कैचअप, कैचअप मतलब जीपी थोड़ा पीछे रह गया है तो उसको कैच करना पड़ेगा। नहीं समझ पाया, नहीं समझ 469 का 20%. नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम, यही यही मेन कॉन्सेप्ट है, समझ गया तो एकदम मजा आ जाएगा आप लोग इसको समझता। अभी बस 2 मिनट खाली थोड़ा फोकस दे देना, 2 मिनट। स्टेप 1 रिटर्न ऑफ कैपिटल मेरा गया, 1000 करोड़ का कोई बात ही नहीं हो रहा, उसमें क्लैरिटी है। 1200 करोड़ मेरे पास बच रहे, 1200 करोड़ किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जीपी में, एलपी में। एलपी क्यों, क्योंकि एलपी ने आपको फंड्स दिया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्टर है। जीपी क्यों, क्योंकि उसने रिटर्न जनरेट करके आपको दिया है, राइट। आप जो सीए हैं जीपी हो सकते फ्यूचर में, तो जीपी के हिसाब से सोचना। तो 1200 करोड़ में से अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को हडल देना पड़ेगा, 8% तो मेरा ब्याज बनता है मिनिमम ईयर से। इंडिया में एवरेज ब्याज क्या चल रहा है आपको पता है, एवरेज इंटरेस्ट क्या चलता है हर चीज में, बिजनेस अगर लोन ले रहे हैं तो क्या शार्क टैंक में आपने देखा है कि 8 to 10%, 12% स्टैंडर्ड है। मैं बताऊं 8 to 10% मतलब आपने बहुत अच्छा पैसा उठा लिया। अच्छा है। यस, शार्क टैंक में क्या आपने देखा है कि बहुत बार ऑफर दिया गया कि मैं आपको डेट दे रहा हूँ 12% पे 3 इयर्स के लिए, हाँ। ऐसा आपने देखा है। तो 12% इंडिया को, बिजनेस को 12% ब्याज देना ही पड़ता है। तो ये वही ब्याज है। यूएस में क्योंकि ब्याज कम होता है तो जनरली वो लोग 8% का लेते हैं कि 8% तो मेरे को अपना कैपिटल में पैसा चाहिए, सो दैट ही इज सेफ, कि कल को प्रॉफिट्स भी ना हो लेकिन मेरा ब्याज आ रहा है। एलपी के Okay. पॉइंट पीओवी से सोचो, तो ये वही है, 8% है। कितना में 8% है, इन्वेस्टेड कैपिटल 1000 करोड़ में है, तो 8% अगर 1 साल का होता तो 1000 करोड़ में कितना होता है, ये 80 करोड़। हाँ, बट क्योंकि ये 5 साल का है तो हम इसको फॉर्मूला लगा दिए, टाइम वैल्यू ऑफ उसका मनी, पीवी कर लेंगे. Yes. पीवी कर लेंगे आज के दिन में। 469 करोड़ बनता है, तो 1200 करोड़ हमें मिले एक्स्ट्रा अदर देन इन्वेस्टमेंट, उसमें से 469 करोड़ तो मेरे को ब्याज का पैसा देना है, किसको, एलपी को। Right. तो जीपी का केस में लॉस होगा, तो जीपी, यस, तो जीपी विल बी कैचिंग अप कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए यार, मैं तो सब पैसे आपको दे दे रहा हूँ, आपने तो खाली कैपिटल डाला, काम मैं कर रहा हूँ, रिटर्न मैं जनरेट कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए कैचअप का प्रोविजन है कि चलो ठीक है तुमको 20% इसमें से हम कैचअप कर लेंगे। तो 1200 करोड़ बचा है, उसका 20% 240 करोड़। बट क्योंकि एलपी को ऑलरेडी 469 करोड़ हडल मिल चुका था तो उसका 80% हट वो रखेगा, 20% जीपी रखेगा कैचअप। नहीं प्रज्वल, जो मैनेजमेंट फी है वो डे टू डे फंड मैनेज करने के लिए है, वो उसका स्किल का पैसा नहीं है, वो उसका मैनेजमेंट का पैसा है, जो खर्चा मेंटेन कर रहा है पीई के लिए, उसका स्किल का पैसा कैड इंटरेस्ट से बनेगा। और मैं बताऊं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर का जो नाम हुआ है ना, पैसे जनरेट करके हुआ है लोगों के लिए, राइट। तो जीपी कैचेज अप फॉर दिस 20%, 117 करोड़ का आया। रिमेनिंग कैचअप के बाद कितना बचा, 614 करोड़, क्योंकि 731 करोड़ हडल का बाद बचा हुआ था, 117 करोड़ उसमें से जीपी को चाहिए, 614 करोड़ बचा, Right. राइट।
अब वो 614 करोड़ में 80-20 स्प्लिट हो जाएगा। 80% जीपी ले ले 80% एलपी ले लेंगे, 20% जीपी ले लेंगे। तो 80-20 कैरिड इंटरेस्ट का स्प्लिट है, बट वो लास्ट में, उससे पहले 2-3 स्टेप अगर प्रोविजन है एलपीए में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। पहला हर्डल रेट का प्रोविजन जनरली होता है, दूसरा जीपी कैचअप होता है, ठीक है, एक क्लॉबैक भी होता है, वो स्टेप 5 हो गया अगर क्लॉबैक है तो। थोड़ा सा बहुत, हाँ यस नहीं, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझा, बट देखा जाए तो मोटा मोटी एक तो 491, दूसरा 469, तो 960, मतलब 960 करोड़ ही मिले ना एलपी को, विच इज बेसिकली 80%, और नेट 240 गया पूरा जीबी के ये पास। सिंपल एग्जांपल इसलिए आपको दिख रहा है कि नेट 80% मिल गया। इसमें ना बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है, क्योंकि पी फंड जो होता है ना वो एक कंपनी में तो इन्वेस्ट करता नहीं है, करेक्ट, ओके। समझे, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा में लॉस भी हो सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरऑल जो है दोनों को फायदा में रहे, जीपी भी फायदा में रहे और एलपी भी फायदा में रहे। तो इतना ही है कि बाइफर्केशन करने के 2 स्टेप्स हैं, एक आपका हर्डल वाला हो गया एंड देन लास्ट में 80-20। राइट, ताकि जीपी का भी अपना एक है ना कि यार पैसे तो मैं इन्वेस्ट करवा रहा हूँ आपके, मेरे को भी मिलना चाहिए। राइट, राइट, सो दिस इज द मेन गेम ऑफ पी। तो जीपी को कैरी कितना मिल गया, 117 करोड़ उसका कैचअप है, 123 करोड़ उसको और मिला, तो 240 करोड़ उसने कमाए, किसमें से, 1200 करोड़ में से। राइट, और एलपी को कितना मिल गया, 1000 करोड़ तो उसने इन्वेस्ट किया था वो मिला, 469 उसको कैचअप हर्डल मिल गया, 491 उसको रिटर्न कैरिड इंटरेस्ट मिल गया, तो 1960 करोड़ उसने कमाए 1000 करोड़ के अमाउंट पे। तो उसका एमओआईसी हो गया 1.96, आईआरआर 14.5% 5 साल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5 साल में हुआ है। राइट, यस और नो? Yes. तो अगर 15, 16, 17% कमा रहे हो आईआरआर में बेसिस पे डेली, तो दैट इज एब्सोल्युटली मतलब अमेजिंग। अगर आप वॉरेन बफे का देखोगे 1965 से आज तक, तो आई थिंक उनका ही 20% का आईआरआर का फंड पैसा बना है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था 2 वाटरफॉल होते हैं, यूरोपियन एक अमेरिकन, राइट? यस, Yes. और इंडिया यूरोपियन करता है, मतलब फॉलो करता है। हाँ, इंडिया और यूरोप को कॉपी मार लेते हैं, यूएस थोड़ा दूर पड़ता है तो इसलिए यूरोप को। तो अमेरिकन क्या बोलता है कि सिंपल हम पूरा फंड में कैलकुलेट करेंगे, डील बाय डील नहीं जाएंगे। राइट, वो थोड़ा जीपी फ्रेंडली होता है जब आप पूरा फंड में ये कर लेते हो। अगर जीपी मान लो 5 डील में प्रॉफिट कराया और 10 डील में लॉस करा दिया, तो एवरेज आउट होकर जीपी को फायदा हो रहा है। राइट, तो इसमें सिंपल है, डील बाय डील बेसिस है और इसमें होल फंड बेसिस है। तो डील बाय डील बेसिस में फायदा होता है आपका जीपी को, और होल फंड बेसिस में फायदा थोड़ा एलपी को हो जाता है, क्योंकि जीपी का पैसा कहाँ से बनेगा, जीपी का पैसा कैरिड इंटरेस्ट से बनेगा, मैनेजमेंट फीस तो उसको, यस और नो? Yes. जब तक होल फंड डिसॉल्व नहीं होता है आपको कैरिड इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि क्या हो सकता है मैं बताऊं, डील बाय डील बेसिस में सपोज मेरा 2 ही डील है, डील ए डील बी, डील ए में मेरा बहुत भयंकर प्रॉफिट है, डील बी में मेरा बहुत भयंकर लॉस है। तो अमेरिकन वाटरफॉल होता तो क्या होता, डील ए में एलपी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता जीपी को, लेकिन Right. डील बी में जो लॉस हो रहा है ना, तो जीपी को बहुत ज्यादा लॉस होता नहीं, लॉस होता है एलपी को, क्योंकि कैपिटल किसका लगा है, एलपी का। LP का लग रहा है। इसीलिए अमेरिकन वाटरफॉल्स प्रेफर्ड नहीं करते लोग। यूरोपियन में क्या होता है, वो बोलते हैं ठीक है तुम एक फंड में प्रॉफिट कमाया, दैट इज वेरी गुड, अप्रिशिएबल, बट क्या दूसरा फंड में तुम्हारा लॉस बहुत ज्यादा है? हाँ, एंड देयरफॉर, और आप ये भी बता रहे हो कि वो नेट, मतलब सॉरी, सारी डील्स कंप्लीट होने के बाद मिलता है कैरिड इंटरेस्ट। डील कंप्यूटेशन के बाद मिलता है। अगर एक डील के बाद मिलने लगा ना, फॉर एग्जांपल जो जोमेटो का आज डील हुआ इन्फो एज में, तो उसी से वो मतलब बन गया, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। बट हो सकता है कि वो दूसरा फंड में पैसा लगाया होगा, फॉर एग्जांपल से बायजूस में तो खत्म हो गया ना इन्फो एज का पैसा। Yes. राइट, सो दैट्स व्हाई होल फंड बेसिस इज द रियल बेंचमार्क जो एलपी फायदा में रहे। एंड मैं बताऊं, दुनिया में कैपिटल जिसका लगता है ना, उसको ही मतलब प्रोटेक्शन जरूरी है। समझा। राइट, सो हाँ। जो इंडियन पी फंड्स होते हैं, ये यूरोपियन का एक मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, डील बाय डील डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कैपिटल जो है इंडियन पी में क्या होता है, मिक्स बना दिया दोनों का टेक्निकली। मतलब बोलता है ठीक है तुम डील बाय डील कर लो, बट हम तुमको पैसा देंगे नहीं जब तक होल फंड डिसॉल्व ना हो।
ओके, सिर्फ वो कैलकुलेट करके जैसे कैलकुलेट करके database एस्क्रो store अकाउंट में रख देता है जिसमें दोनों का ही रहता ओके है, उसको डिस्ट्रीब्यूट उसके बैंक में हिट नहीं करता, दैट इज अनरियलाइज्ड गेन काइंड ऑफ। तो उससे क्या है ना, जीपी को टेंशन रहता है कि साला अगर दूसरा डील में लॉस हो गया तो मेरे को पैसा मिलेगा नहीं है वाला। माइंडसेट समझ रहा हूँ, किस माइंडसेट से किया होगा ना ये समझना जरूरी है, राइट। हाँ, तो क्लॉबैक प्रोविजन भी देखो इसी का आता है। अब हम लोग थोड़ा क्विक बढ़ेंगे बिकॉज प्राइवेट इक्विटी मैंने कंप्लीट कर दिया, हेज फंड का थोड़ा सा मैंने कर लिया ताकि आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए एंड यू आर कंप्लीट फॉर फाइनेंस एंड आईबी इंटरव्यूज, ठीक है। तो क्लॉबैक प्रोविजन क्या होता है, इसमें सिंपल अमेरिकन वाटरफॉल्स के लिए था कि जीपी को पैसा मिला है, नेक्स्ट में अगर उसको मोर देन उसका अग्रीड शेयर से ज्यादा मिल गया, ये हो सकता है। एग्जांपल क्या है, अगर उसको 150 करोड़ का कैरी मिल गया लेकिन फाइनल जब फंड डिसॉल्व होता है अमेरिकन में, उसमें दिख रहा है कि जीपी को तो 100 करोड़ ही मिलना चाहिए था, 150 ज्यादा मिल गया, 50 करोड़ का उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, अमेरिकन जो डील होता है अमेरिकन वाटरफॉल, दैट इज डील बाय डील बेसिस। जो क्लॉबैक होता है ना आपको अमेरिकन में देखने मिलेगा, यूरोपियन जनरली क्लॉबैक डालते नहीं है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पे आउट फंड डिसॉल्व होने के बाद ही हो रहा। तो डील बाय डील बेसिस में क्लॉबैक प्रोविजन है एलपी को सेव करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट डील में जीपी ने फायदा करा दिया, सेकंड में लॉस करा दिया। तो टोटल डील में अगर उसको 100 करोड़ मिलना था फंड में, बट 150 मिल गया बिकॉज पहले अच्छा प्रॉफिट कराया, उसको रिटर्न देना पड़ेगा 50 करोड़। तो क्लॉबैक प्रोविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अमेरिकन वाटरफॉल। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. यस ग्रेट। हेज फंड्स थोड़ा सा ले रहे 5 मिनट में, इंसेंटिव्स का भी बहुत भयंकर कैलकुलेशन। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, केपीएमजी में मेरा बहुत ज्यादा हेज फंड्स था, डेलोइट में मेरा एक प्राइवेट इक्विटी फंड्स ज्यादा था, म्यूचुअल फंड आई थिंक मैंने 1 या 2 ही किए आज तक। तो ये की टर्मिनोलॉजीज है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, जस्ट एक ब्रीफ बता दूं। एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये पढ़ लेना, जे कब पढ़ लेना, कैपिटल, एनएवी, एबिटा, राइट, ईवी मल्टीपल, ये सब आपके एसएफएम बेस्ड क्वेश्चंस है, आपने पढ़ा होंगे बट फिर एक बार देख लेना। वेदर इट इज एलबीओ, ड्यू डिलिजेंस एक गुड डोमेन है जिसको जाना है, ड्यू डिलिजेंस इज अ फैंटास्टिक डोमेन राइट नाउ, ठीक है। ये सब आप एटलीस्ट लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। सी इंटरव्यू में बताऊं, रैंक से नहीं होता है क्लियर, रैंक से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट से भी नहीं होता है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। इफ यू डोंट नो यू विल बी रिजेक्टेड वेदर यू आर अ रैंकर और नॉन रैंकर। एंड पर इसका सर शॉर्टलिस्ट होते हैं क्या, नहीं होगा तो रैंक? तो पीई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल्स होते हैं, कुछ जॉब्स में नहीं होंगे, कुछ में हो सकते हो। आज तक दिस पीडीएफ, मैं अगेन आई एम टेलिंग, दिस पीडीएफ इज अपलोडेड इन द डाटा पैकेट जो May 26 ग्रुप है, उसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां जाने से सब आपको मिल जाएगा। रेज्यूमे फॉर्मेट भी डाल दिया मैंने आप लोग के लिए, ठीक है। सो दिस आई थिंक ज्यादा नहीं है, 10-12 टर्म्स, प्लीज सेशन के बाद ये वाला एक बार गो थ्रू कीजिएगा आप लोग, राइट। यस, हेज फंड का मैं बताऊं, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, सिंपल हेज फंड्स और पीई में क्या इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है मैंने बताया था आपको। हेज फंड्स आर L2 इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस और पीई L3 है। L2 में क्या है, कुछ ऑब्जर्वेबल इनपुट है जिससे वैल्यूएशन कर लोगे। तो अगर आप एक वैल्यूएशन प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीई क्या होता है, इलिक्विड एसेट्स होता है, आप उसको आज ही मार्केट में बेच नहीं सकते, जेस्टेशन पीरियड होता है। हेज फंड्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, डेरिवेटिव्स बेच सकते हो आप, राइट। लॉक इन पीरियड पीई में एक बार पैसा डाल दिया तो 10 साल डाल दिया, जैसे इन्फोएज का पैसा आज भी है जोमेटो में, अब अपनी इच्छा से है बट आईपीओ तक तो उसको कंपलसरी रखना पड़ा। हेज फंड में 1 से 3 साल या क्वार्टरली लिक्विडिटी में भी लोग कर देते हैं। फी इसमें कैपिटल के बेसिस में होता है, इसमें एनएवी के बेसिस में होता है। परफॉर्मेंस भी इसमें कैरी होता है, इसमें इंसेंटिव होता है, नाम चेंज हो जाता है और थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता है, दैट्स इट। इसमें हर्डल प्रेफर्ड रिटर्न होता है, इसमें लिबोर या सिबोर करते हैं। हाई वाटर मार्क इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, पी में यूज नहीं होता हाई वाटर मार्क कॉन्सेप्ट। और ऑडिटेड एनएवी मतलब इसमें सेम ही है। और रेगुलेशन अगर आप बोलो इंडिया स्पेसिफिक तो एआईएफ कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है। एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये एक बार आप गो थ्रू करो हेज फंड्स, राइट। हेज फंड्स आई एम नॉट कवरिंग इन दिस सेशन, किसी को अगर बहुत इंटरेस्ट होगा हेज फंड्स में तो दे कैन सी द एग्जांपल्स, राइट। मैं बस बता दूं कॉन्सेप्ट सेम ही है ऑलमोस्ट, टर्मिनोलॉजी चेंज है।
मैनेजमेंट कैरिड इंटरेस्ट को इंसेंटिव फी बोलते हैं, और एक HWM मेथड होता है, हाई वाटर मार्क मेथड। दैट्स इट। की टर्मिनोलॉजी अब आता है कैरियर ट्रेजेक्टरी में। तो पी फंड में ना 3 टाइप के जॉब्स मेजर होते हैं जो कोर पी से रिलेटेड है। वन इज द फ्रंट एंड पी। आई थिंक आप नंदनी अग्रवाल को जानते होंगे, AIR1। Yes. सी वाज इन फ्रंट एंड पी, GIC में जब वो थी सिंगापुर में। फ्रंट एंड पी इज रिजर्व फॉर रैंकर्स, दैट इज अ हार्ड फैक्ट एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। रैंक 1 2 3 5 या 10 तक भी है तो शायद कंसीडर कर लेंगे आपको, बट नहीं, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या CFA करने से करेंगे? चांसेस आर वेरी मिनिमल एट द करियर स्टार्टिंग स्टेज। दूसरा हो गया आपका प्राइवेट इक्विटी ऑडिट्स, मतलब आप PE फंड के ऑडिट कर रहे हो। तो जब आप PE फंड के ऑडिट करोगे तो यू गेट मतलब आपको सारा कैलकुलेशंस रीपरफॉर्म करना है, उसमें वैल्यूएशन भी करना है। तो इनिशियल PE फंड में अगर 3-4 साल आप ऑडिट में रह गए, PE ऑडिट में, उसके बाद यू कैन ट्रांजिशन टू वन ऑफ द GP। जैसे डिलॉयट में हम लोग का क्या था, वी हैव फ्यू कलीग जो KKR ब्लैकस्टोन को ऑडिट कर रहे थे, एंड देन KKR और ब्लैकस्टोन ही उनको हायर कर दिया, राइट। तो वहां से अपना करियर ट्रेजेक्टरी वो फ्रंट एंड पी में मूव कर गए, दैट इज वन। थर्ड जो है वो फंड अकाउंटिंग का है। फंड अकाउंटिंग मींस यू आर डूइंग ऑल द अकाउंटिंग एंड ट्रांजैक्शंस। आप उसका मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर रहे हो फर्स्ट हैंड, आप उसका सारा पूरा अकाउंटिंग कर रहे हो, बना रहे हो, सब कुछ बैलेंस शीट वगैरह देख रहे हो, उसका वैल्यूएशन करके दे रहे हो, राइट, इन्वेस्टमेंट्स का। तो यहाँ से भी यू कैन लेटर ऑन स्विच। तो सबसे इंटरेस्टिंग फ्रंट एंड पी होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, तकलीफ भी ज्यादा है। सेकंड PE ऑडिट होता है जो दोनों एवरेज है। थर्ड फंड अकाउंटिंग होता है जो थोड़ा सा दोनों से कम है, मतलब उसमें प्रेशर ज्यादा है, पैसे स्टार्टिंग में कम मिलते हैं। सो दीज आर द 3 रोल्स या 3 वेज आप प्राइवेट इक्विटी से इन्वॉल्व हो सकते हो अपने आप को, राइट। बाकी ये सब थोड़ा फैंसी CTC मैंने लिखवा दिया ChatGPT से निकाल के, जो बात है वो बात है। यस, एक और इसमें, हाँ, मास्टर फीडर फंड का ये स्ट्रक्चर है। मैं बहुत ज्यादा बताना है क्या ये सब? Yes, बता दो। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें ना एक विथहोल्डिंग टैक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, बिकॉज PE को टैक्स नहीं देना होता है, राइट, वो टैक्स नहीं देते हैं। तो केमन आइलैंड्स का आपने नाम सुना है क्या? केमन आइलैंड्स, हाँ, एक टैक्स हेवन जुरिसडिक्शन है। राइट राइट राइट, उसको चोरों का अड्डा बोलते हैं। सो व्हेन आई वाज इन KPMG आई वाज लुकिंग आफ्टर द केमन आइलैंड्स ज्योग्राफी, एंड मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी था केमन आइलैंड जाने का, बट हाँ, देन आई लेफ्ट। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उसमें फॉरेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आइदर वो फंड अकाउंटिंग को ज्वाइन करो कंपनी को, या कोई ऑडिट में ज्वाइन करो एंड देन मूव टू फॉरेन। या तो US में डेलावेयर स्टेट है उनका, वहां पे, या तो केमन आइलैंड्स या और भी आइलैंड ग्रुप्स है, जैसे बहामास है, ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड्स है, तो वहां पे भी यू कैन गो एंड मेक अ करियर। और ये फंड स्ट्रक्चर है, मतलब टैक्स पर्पज से फंड को किस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है। तो 2 स्ट्रक्चर होता है, एक मास्टर फीडर, एक फंड ऑफ फंड्स। तो मास्टर फीडर में क्या होता है, एक बिजनेस हम लोग डिफाइन करते हैं, टैक्स एफिशिएंट जुरिसडिक्शन, ये डेलावेयर में जनरली होता है। अब उसका वेरियस अलग अलग फंड्स क्रिएट कर देते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर से अलग अलग पैसे उठाते हैं। तो हो सकता है मास्टर का नाम है A, करेक्ट, फंड A, वो डेलावेयर में रजिस्टर्ड है US का टैक्स पर्पज से। अब उसका अलग अलग कंट्री में, सपोज उसका केमन में फंड का नाम रख दिया A1, यूरोप में रख दिया A2, इंडिया में रख दिया A3, राइट। अब केमन इन्वेस्टर से ये A1 में पैसा उठाएंगे, इंडियन इन्वेस्टर से ये A3 में उठाएंगे, यूरोपियन इन्वेस्टर से ये A2 में उठाएंगे। अब ये फाइनल सारा पैसा किस में जाएगा? A1 में, जहां से ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे ABC लिमिटेड। तो सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर टैक्स बेनिफिट्स। तो ये एक है। और दूसरा फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड इज द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, फंड एक में उठाते हैं, राइट, फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सपोज A एक फंड है, सारे LP के पैसे इसी में आ रहे हैं A में। अब सपोज हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है तो H हो गया, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो S हो गया, और FMCG में इन्वेस्ट करना है तो FM हो गया। यहाँ ये पैसे डालते हैं, यहाँ से ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली यही दोनों का डिफरेंस है, फंड ऑफ फंड्स और मास्टर फीडर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये उनका बैलेंस शीट ऐसा होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन यानी P&L ऐसा होता है, कैपिटल जो मैंने आपको सिखाया था क्लास 11 में किया है वो ऐसा होता है, और हेज फंड में एक NAV होता है।
तो कैपिटल में आप देखोगे यहाँ इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। तो इसका एक अपना वैल्यूएशन होता होगा, फेयर वैल्यू वैल्यूएशन, यस और नो? तो जो सीएस इस प्रोफाइल में है वैल्यूएशन में, वो वैल्यूएशन करेंगे। तो समझे आप लोग, पीई से रिलेटेड सिर्फ फ्रंट एंड पीई नहीं है, बहुत सारे जॉब्स प्रोफाइल होते हैं जो आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका ड्यू डिलिजेंस करोगे, तो एफडीडी एक प्रोफाइल है जिसमें सीएस का रोल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू वैल्यूएशन का रोल है। ये पूरा बैलेंस शीट बनाना फंड अकाउंटिंग, ये फंड अकाउंटेंट का रोल है, सीए कर सकते हैं। इसका ऑडिट करना प्राइवेट इक्विटी ऑडिट्स, ये एक रोल है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि पूरा इकोसिस्टम में यू कैन टेक एनी पार्ट Yes. Yes. एज पर ऑब्वियसली योर क्राइटेरिया। अब कोई अगर सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है मेरे जैसे, तो उसको फ्रंट एंड पी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जो बात है। तो एक बार गो थ्रू द बैलेंस शीट एज वेल, यू विल गेट नॉलेज। ये एक मास्टर एग्जांपल मैंने दिया है, मतलब ये एक सिंगल एग्जांपल से आपको पूरा पी समझ में आ जाएगा, लाइफ साइकिल एंड एवरीथिंग। सो फंड का इसमें मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, बस बता दे रहा हूँ। फंड का ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, जीपीएलपी क्या रहेगा, करेक्ट। कमिटमेंट दिया हुआ है कि कौन कितना पैसा डाल रहा है, ये एलपी है, राइट। मैंने डिटेल्स दे दिया कब पैसा मंगाएंगे, कैपिटल कॉल्स कब होगा, कहाँ कहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ये डिटेल आ गया इसमें। किस में इन्वेस्ट करेंगे, नेम ऑफ कंपनीज मैंने दे दिया है कि ये कंपनी में इतने करोड़ रुपए हम डालेंगे। उसमें कंपनी का डिटेल दे दिया, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, ताकि जीपी उनके साथ एक्टिवली काम करके इनका रेवेन्यू बढ़ाए, ग्रोथ लाए। फिर ये एग्जिट समरी दे दिया है कि एग्जिट कैसे होगा, आईपीओ और स्ट्रेटेजिक सेल से होगा। एमओआईसी इसका दिया हुआ है सबका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस फंड परफॉर्मेंस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल क्या रहेगा इसमें, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किसको कितना पैसा मिलेगा, एलपीज जीपीज, एंड फाइनल फंड का रिटर्न का समरी क्या है, ये है। क्लॉबैक प्रोविजन भी मैंने इसमें डाल दिया है कि क्लॉबैक होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर फंड का लिक्विडेशन होगा तो उसमें क्या होता है, एनएवी 0 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, क्लॉबैक सेटल है, एलपी का सारा अकाउंट क्लोज, फाइनल ऑडिट का सर्टिफिकेशन ले लेंगे, फंड को डिसॉल्व कर देंगे, टाटा बाय बाय। दिस इज द पी का लाइफ साइकिल, फंड रेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यू क्रिएशन, एग्जिट, वाटरफॉल, कैरी, क्लॉबैक एंड लास्ट में लिक्विडेशन। सो आई हैव वर्कड इन फंड्स जो फर्स्ट ईयर एस्टैब्लिश हुआ है, आई हैव वर्कड इन फंड्स जो लिक्विडेशन में भी था, करेक्ट। So this is the whole structure of the private equity. Yes. So I think it was a very comprehensive session. अब doubts ले लेते हैं आप लोग. Yes. And yes, 25 people are still there. That's a lot. समझ में आया क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी? What is your like understanding now? Kaushik, I had a question. Yeah, Shitish. अच्छा, firstly तो genuinely thank you so much because मार्केट में एक फैड है कि पीई ऐसा है वैसा है, और जो आपने बोला वो चीज मैंने भी सुनी थी कि फ्रंट एंड पीई के लिए इट इज ओनली द रैंकर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी, या ओनली द टॉप रैंकर्स, रैंक 13 14 15 को ये नहीं लेते हैं। अंडरस्टूड। अभी जैसे ओके, मैंने मई 26 में क्लियर किया है, मेरे तीनों अटेम्प्ट फर्स्ट लेवल में, सॉरी मेरे तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है सीए के। मेरा बहुत सिमिलर अप्रोच था जो आपने बताया। मैं हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में डेलोइट यूएसआई का भी ऑफिस है, तो मेरा वही अप्रोच था कि मैं यूएसआई में ऑडिट में जाऊं, एंड देन बिकॉज मैंने अंडरस्टैंड किया कि यूएसआई में ऑडिट के मल्टीपल सब डोमेन्स भी होते हैं, जैसे पी ऑडिट एक है जो आप बताया, देन बाकी वो लोग अलग कर रहे हैं, अलग सेक्टर्स है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, फिनटेक सेक्टर है, कंज्यूमर है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज है, अलग सेक्टर्स में ऑडिट होता है, राइट। राइट, मतलब एंड आप जो बोल रहे हो, मैंने 2 दिन पहले किसी और इंसान से लिंक्डइन में बात की थी, दीस एग्जैक्ट डिपार्टमेंट्स इज व्हाट ही सेड। आप जो बताया टीएमटी होता है, तो जब टीएमटी मैंने सुना था पहला बार, तो मैंने बोला कि वो स्टील बार क्या, तो बोला नहीं, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, राइट, टेक्नोलॉजी। यस, गो अहेड। अभी हम जब एक तो आपका पीडीएफ तो मैं 100% मैं उसको प्रॉपर्ली वापस स्टडी कर दूंगा, बट अब जब इंटरव्यू में बैठते हैं, अभी व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि डेलोइट यूएसआई में दे डोंट लेट यू गिव अ प्रेफरेंस, मतलब जैसे मुझे अलाउड नहीं है बोलना कि मुझे पी ऑडिट में जाना है, वो मेरा सिर्फ इंटरव्यू लेंगे और फिर वो मुझे उसमें डालेंगे, राइट। तो इन स्पेसिफिक टू डेलोइट अगर मैं बात करूं, तो उनका क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स में वो रैंडमली डालते हैं। अगर आईएम एंड फिनटेक, उनका मेरे को बेटर लगता है, बिकॉज जहां नंबर क्रंचिंग एंड ऑल इन्वॉल्वड है, यू आर नॉट डूइंग प्लेन ऑडिट्स। अगर नहीं होता इन केस, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा हर साल आई थिंक फरवरी में एक फॉर्म भी आता है,
अगर किसी को डिपार्टमेंट चेंज करना तो वो कर सकता है, सेक्टर चेंज बेसिकली बोलते हैं, एंड डेलोइट कर देता है। और अभी मेरा अगर यस, हाँ बोलो। सॉरी आप बताइए ना, आप नहीं, कुछ please बोल रहे थे। बोलो, कंटिन्यू। नहीं, मैं ये बोल रहा था अभी, जैसे मेरा आर्टिकलशिप वाज इन डेलोइट ओनली, डेलोइट हैदराबाद, बट इट वाज इन इंटरनल ऑडिट। अब मुझे इंटरनल से स्टार्ट ऑडिट यूएसआई में शिफ्ट करना था, तो उसके लिए मतलब मैं कैसे करूं? सो यस, ये क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक आज का इवनिंग का सेशन भी मैंने इसलिए रखा है। आई थिंक एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि पी वाला कंटेंट बनो। पी में किसी का डाउट है स्पेसिफिक? हाँ सर, मेरा एक्चुअली यस, एडोन एग्रो कम्युनिटीज लिमिटेड, प्लीज गो अहेड। मतलब एक्चुअली क्या, अभी मेरा आईबी में काम चल रहा था, एक फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप आईबी में खत्म हुआ है, फिर मुझे स्विच करना है प्राइवेट इक्विटी में। सॉरी, फिर से एक बार रिपीट करोगे? मेरा फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप गैलेक्टिको आईबी में खत्म हुआ है, अभी एंड हुआ हो रहेगा मतलब अगस्त में, और मुझे प्राइवेट इक्विटी में स्विच करना था। सो प्राइवेट इक्विटी में क्या आता है ना, ऐसा स्विचिंग जो होता है वो डिपेंड करता है। इसके लिए मेरा एक बैच है अशोका, उसमें मैं डालते रहता हूँ कैसे क्या स्विच करना है, राइट। सो टाइम के हिसाब से होता है, जब जॉब चाहिए होता है वो मिलना भी चाहिए, मार्केट्स का डायनामिक्स होना चाहिए मिलने के लिए, राइट। तो एक डिटेल डिस्कशन इस पर हम लोग कर सकते हैं। एक डाउट मेरा था, जैसे अभी हम हेज फंड और पी फंड डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने किसी टीचर से, मतलब सीए के टीचर हैं, उनको अपने क्लास में ऐसे बता रहे थे कि मैंने ऐसे अभी किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ही 2 करोड़ डाले थे और 2 साल बाद 20-21 करोड़ निकाल लिए थे। तो वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि पी वाला तो लंबा टाइम फ्रेम होता है, 7 से 10 साल। राइट राइट, उसको तो बेसिकली आप वीसी, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, मतलब मेरी जानना है। उसको बेसिकली वीसी फंडिंग बोल सकते हो। जैसे जो शार्क टैंक है ना, हाँ, दैट इज काइंड ऑफ वीसी फंडिंग। उसको भी मैं प्राइवेट इक्विटी नहीं मानता। तो उसमें कोई टाइम कमिटमेंट नहीं होता है कि आप इतने टाइम टाइम रुकोगे? कमिटमेंट का उसमें ऐसा होता है कि आज सपोज, जैसे अमन गुप्ता का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेट्स ट्राई बोल के एक ब्रांड है, भुजिया वुजिया बनाती है, यू विल गेट इन जेप्टो जोमेटो सब में है ये सब। हाँ मैंने तो देखा है। अमन गुप्ता ने थिंक सीजन 1 में उसमें 10-12 लाख रुपए डाले थे, और आई थिंक अभी उसने कुछ पार्शियल एग्जिट ले लिया 30, आई थिंक कुछ 12 करोड़ का, 100x ऐसा ही है अमाउंट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। तो क्या होता है ना, जैसे एक राउंड होता है, मतलब राउंड 1, राउंड 2, सीरीज ए, सीरीज बी करके। आज कंपनी ने हो सकता है 20 लाख रुपए उठाए, 10 लाख अमन ने डाले थे उसमें, 2 साल बाद कंपनी 5 करोड़ रुपए उठा रही है। ओके। अमन अमन उसमें एग्जिस्ट, अब जब फिर से उठा रही है तो शेयर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, हाँ, वैल्यूएशन बढ़ गई होगी, वैल्यूएशन बढ़ गई, कंपनी बढ़ गई, ग्रोथ आ गया। तो बहुत एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पहले पूछा जाता है कि सर आप लोग को किसी को एग्जिट चाहिए क्या? ओके अगर ओके। वो बोलता हाँ मेरे को पार्शियल एग्जिट चाहिए, तो उसका ही जो शेयर है 5 करोड़ का निकाल के नया इन्वेस्टर को दिया जाता है, अच्छा, ओके, और उसका शेयर अंडरस्टूड। परसेंटेज से कम हो जाता है, हम्म। राइट। सो दिस इज मतलब नॉट नेक्स्ट राउंड के लिए आपको मे बी ऑप्शन दिया जाए कि आप चाहो तो आप एग्जिट ले सकते हो। राइट राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ तक रुकते हैं, बहुत सारे धीरे धीरे एग्जिट कर लेते हैं, बट दैट अमाउंट इज स्मॉल। प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, यू हैव अ बिग अमाउंट। जैसे सॉफ्ट बैंक पेटीएम में पैसा डाला था, मैं एक और इससे कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, इंडियन पी मार्केट में ना सॉफ्ट बैंक चला गया, वो अब तुम देखना कभी पैसा नहीं डालेगा इंडियन मार्केट्स में। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट। हम लोग डीप टेक में यही चीज मिस कर रहे हैं कि डीप टेक में सॉफ्ट बैंक पैसा नहीं डाला इंडिया में, क्योंकि ये एफएमसीजी, कंज्यूमर, भुजिया, मिक्सचर, ये सब बनाने वाली कंपनी में डाल के वो फंस गया। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ यू स्टडी अबाउट सॉफ्ट बैंक, दैट इज द बिगेस्ट पी फंड ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या, अलीबाबा में उसका $100 बिलियन का रिटर्न मिल गया था जब अलीबाबा लिस्टिंग हुआ था। देन इट केम टू इंडियन मार्केट, उसने पैसा लगाया फ्लिपकार्ट में, उसने आई थिंक बाइजू में भी डाला था, ओयो में भी डाला था, पेटीएम में भी डाला था, यही सोच के कि इसको 100 बिलियन में एग्जिट करना। ओला में भी डाला था, बट इंडियन फाउंडर्स, कुछ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ बिजनेस मॉडल, सो सॉफ्ट बैंक को इंडिया में लॉस हो गया। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, अब वो कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सो दिस इज हाउ ए लाइफ साइकिल गोस, कि एक इन्वेस्टर आता है, दूसरा जाता है। ओके, Yes. थैंक यू। Yeah. Any PE related doubt, I think we can close. सबको समझ में तो आया ना प्राइवेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट एंड ऑल द मस्ट जो हमने डिस्कस किया? आई थिंक कुछ नॉलेज बढ़ा होगा जो 1 घंटा पहले हम लोग जहाँ पे खड़े थे। Yes. Great. हाँ, सब ठीक।